हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। और इससे पहले हम पढ़ लेते हैं जो पी वाई क्यूज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव बीन डिफेंडेड बाय जी एस मिल। तो कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफेंड किए गए हैं जी एस मिल के द्वारा। राइट्स ऑफ वुमेन, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल, पैट्रियार्की। तो यहाँ पे जो राइट्स ऑफ वुमेन है, ये सब्जेक्शन ऑफ वुमेन उनकी जो बुक है उसमें वो वोटिंग राइट्स वगैरह की डिमांड करते हैं। और उसके बाद जो द पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें वो यहाँ पे जो वेज की बात करते हैं, बोलते हैं कि जो वुमेन है उनको कम पे किया जाता है। उसके बाद जो बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म, इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं और रिवाइज करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो हैप्पीनेस को इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि सोल की जो सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, वो चीफ पर्पस है जो लाइफ का। तो बी इनकरेक्ट। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल, ये करेक्ट है। फोर्थ है पैट्रियार्की, तो ये गलत है। पैट्रियार्की को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। डी, इसका आंसर ए एंड सी। मैच बुक्स एंड थिंकर्स। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है जी एस मिल की बुक है। उसके बाद जो आउटलाइंस द फिलोसफी ऑफ राइट, जैसे हमने कल पढ़ा था, फिलोसफी ऑफ राइट जो है हीगल की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है। जर्मन आइडियोलॉजी, यहाँ पे कार्ल मार्क्स एंड लेटर्स टू टॉलरेशन, लेटर ऑन टॉलरेशन, जॉन लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A2, B1, C4 एंड D3। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके हम सबसे पहले जो वर्क्स देख लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे जो उनकी पहली बुक है वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। इसमें वो जो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक फील्ड में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, वो वेज वगैरह के बारे में। ऑन लिबर्टी, यहाँ पे वो लिबर्टी के चैंपियन माने जाते हैं। 1859 में ये लिखी थी। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं 1861। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इनको क्रिटिसाइज करते हैं बार्कर। और वो कहते हैं कि ये चैंपियन है जो है एम्प्टी लिबर्टी के, या फिर एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे डिटेल में। यूटिलिटेरियनिज्म 1863, यहाँ पे जो बेंथम का कॉन्सेप्ट है उसको वो रिफॉर्म करते हैं, रिवाइज करते हैं। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, तो इसकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म एक पैम्पलेट 1863 में वो लिखते हैं। उसमें वो जो बेंथम का कॉन्सेप्ट होता है जो यूटिलिटेरियनिज्म का, जिसमें वो बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स, इसमें वो ये इस टर्म्स में वो उसको डिफाइन करते हैं। और जो बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है फेलिसिफिक कैलकुलस का, जो प्लेजर को कैलकुलेट करता है, जो एक एलॉगरिथम है कैलकुलेट करने के लिए प्लेजर को, तो इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बेंथम जो है प्लेजर की बात करते हैं, लेकिन रियल जो यूटिलिटेरिज्म को रिफाइन करके वहाँ पे हैप्पीनेस का जो है वो डायमेंशन ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि जो इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि जो सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड होना बेटर है रादर देन पिग सेटिस्फाइड। प्लेजर और हैप्पीनेस में वो डिफरेंस बताते हैं और वो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं हैप्पीनेस क्या है, एक सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल की, और ये होना जरूरी है। हैप्पीनेस और जो डिग्निटी है मैन की, वो क्या है, चीफ एंड है लाइफ का। तो स्टेट को हर एक वो काम करना चाहिए जो एक मैन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करे और डिग्निटी प्रोवाइड करे, क्योंकि लाइफ का यही जो चीफ पर्पस है। तो जो बेंथम का जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म का, एक नैरो कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसको एक थिंकर है कैरल, वो बोलते हैं बिग्स फिलॉसफी। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट जो है लिबर्टी, ऑन लिबर्टी उनकी बुक है 1859 में लिखी थी। उसमें वो लिबर्टी की बात करते हैं। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, इसमें वो वुमेन को लिबरेट करने की बात करते हैं। तो इनके कुछ कोर्स देख लेते हैं। जो नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाई डिवार्फिंग इट्स ओन पीपल, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो वो है जे एस मिल का। कोई भी स्टेट ग्रेट नहीं बनती है जो उसके अपने लोग हैं, उनके जो वॉइसेस हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करके, उनको लिमिट करके। if all the mankind minus one were of one opinion, mankind would be no more justified.
in silencing that one person, then he had power would be justified in silencing the mankind. इससे वो बोलते हैं कि अगर पूरी जो मैनकाइंड एक तरफ है और एक इंसान एक तरफ है जो एक अलग व्यू पॉइंट रखता है, तो उसका भी ओपिनियन है वो आपको सुनना चाहिए, उसको साइलेंस करने का कोई भी आपको अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं जहाँ पे जो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की वहाँ पे वो डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। लिबर्टी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो जो लिबर्टी जो है वो क्या है, बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ लिबर्टी बताते हैं, 3 टाइप्स देते हैं लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, लिबर्टी ऑफ एक्शन। तो लिबर्टी ऑफ एक्शन में ही वो एक हार्म प्रिंसिपल देते हैं। इसमें वो बताते हैं कि एक्शन जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो है सेल्फ रिगार्डिंग और सेकंड जो है वो अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है जो कोई भी आपका एक्शन है जो आप सिर्फ आपको ही हार्म करता है, उससे किसी और को नुकसान नहीं होता है, तो इस पे वो बोलते हैं कि स्टेट इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। कोई भी ऐसी एक्शन तो दूसरों का नुकसान नहीं कर रही है तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सेकंड जो अदर्स रिगार्डिंग, जिससे क्या होगा, कोई भी ऐसी एक्शन जो दूसरों का नुकसान कर रही है, पब्लिक का या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, तो इस पे जो स्टेट है वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो दूसरा जो इनका टाइप है एक्शन का, इसके ऊपर हार्म प्रिंसिपल, तो जो दूसरों का हार्म कर रही है एक्शन उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे बार्कर जो है, जो पॉजिटिव लिबरल हैं, वो जेएस मिल को बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन के नाम पे जो है लिबर्टी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, बार्कर के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐसी एक्शन नहीं होती है जिसका कोई इम्पैक्ट दूसरों पे नहीं पड़ता है। तो बार्कर ही जो जेएस मिल को है वो बोलते हैं स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। तो ये दोनों जो नाम दिए गए जेएस मिल को बाय बार्कर। नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो लेकिन यहाँ पे जो CL वेपर हैं, ये इनको बोलते हैं रिलेक्टेड डेमोक्रेट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो कॉलोनीज़ हैं जैसे इंडिया, तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के फेवर में नहीं थे जेएस मिल। वो रीज़न ये देते हैं कि वो जो कॉलोनीज़ है वहाँ पे लोग जो है सिविलाइज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो डेमोक्रेसी अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए, जिनको वो बारबेरियंस बोलते हैं, उनके लिए जो बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म ही बेस्ट रहेगा। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक फ्री गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ सिविलाइज्ड लोगों के लिए है। तो वो कहते हैं कि ऐसी जगह पे आप डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दोगे जहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, तो ये एक फॉल्स डेमोक्रेसी होगी। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रपोज करते हैं, जैसे वेटेड वोटिंग। वेटेड वोटिंग में वो कहते हैं कि सभी को एक ही राइट दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो बहुत एजुकेटेड होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, उनको एक से ज़्यादा वोट भी दिए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा वोट देने का राइट भी उनके पास है। दूसरा जो है प्लूरल वोटिंग। प्लूरल वोटिंग में वो कहते हैं तो किसी भी इंसान को राइट टू वोट होना चाहिए ऐसी कंस्टिट्यूंसीज में जहाँ जहाँ उनकी जो है प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ पे राइट्स, वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करते हैं रादर देन मेजॉरिटेरियन मॉडल। तो यहाँ पे वो मेजॉरिटेरियन मॉडल के अगेंस्ट है। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट पावर टू अपर हाउस, यहाँ पे 2 हाउसेस की बात करते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो यहाँ पे जो अपर हाउस है उसको वो ज़्यादा पावर देने की बात करते हैं। ओपन बैलेट रादर देन सीक्रेट बैलेट। अभी जो इलेक्शंस होती हैं वो सीक्रेट बैलेट से होती हैं, लेकिन वो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं ओपन बैलेट। राइट टू वोट इन फेवर ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन को राइट की, वोटिंग राइट्स की वो डिमांड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज ए फेमिनिस्ट देखते हैं हम, उनकी जो बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं, वोट वुमेन को ज़्यादा वॉइस चाहिए देन मैन, ऐसी वो बात करते हैं। स्लेवरी ऑफ वुमेन इज़ यूनिवर्सल फिनोमेना। वो कहते हैं कि यहाँ पूरे जो वर्ल्ड में ये फॉलो किया जाता है, स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है वुमेन की। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि ये लॉजिकल है, सही नहीं है, इसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसमें वो बोलते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें बोलते हैं कि जो वुमेन है उनको कम पे किया जाता है। रीज़न क्या है, सोसाइटल प्रेजुडिसेस, सोसाइटल जो कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग की जाती है जो किसी की भी, उसकी वजह से जो
उनको लेस पे किया जाता है लेकिन उनको जो है इक्वल पे मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू मैन। और ऐसा नहीं है कि जो कम पे मिल रही है वो उनकी इन्फीरियरिटी की वजह से है, क्योंकि वो भी इक्वल कैपेबल हैं। इसमें वो वुमेन की राइट्स की बात करते हैं, उसमें और भी कुछ जो डिमांड करते हैं, जैसे राइट टू वोट हमने देखा, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे एजुकेशन में। उसके बाद जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों फील्ड में वो यहाँ पे इक्वलिटी की डिमांड करते हैं। तो ये थे जेएस मिल्क के थॉट और उनके जो पीवाईक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।